नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया की कोटि हमने पहले पढ़ ली है, फिर भी एक बार मैं और परिभाषित कर रहा हूँ। संतुलित रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके लिए वेग जो समीकरण लिखा जाता है, उच्च वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का जो योग होता है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। इसको स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। अब प्रायोगिक वेग समीकरण लिखना या कोटि का निर्धारण करना ये सैद्धांतिक कार्य नहीं है, ये प्रायोगिक कार्य है। तो प्रायोगिक रूप से ही कोटि का निर्धारण किया जाता है। मुख्यतः 4 विधियाँ सैद्धांतिक रूप से और 2 विधियाँ प्रायोगिक रूप से प्रयुक्त की जाती हैं कोटि निर्धारण करने के लिए। इसमें पहली विधि है वो आपके अवकलन विधि है। चलो ये प्रायोगिक और सैद्धांतिक विधियों में से हम पहली विधि पढ़ते हैं, अवकलन विधि। ये प्रारंभिक वेग विधि है। इस प्रारंभिक वेग विधि के द्वारा कोटि का निर्धारण देखो कैसे किया जाएगा। प्रारंभिक वेग व सांद्रता के द्वारा समय और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचा जाता है और उस ग्राफ बनाकर कोटि का निर्धारण किया जाता है। इस विधि का मुख्य आधार यह है कि एक अभिकारक की भिन्न भिन्न प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं और उसे 2 बार प्रयोग करते हैं, जिसमें अन्य क्रियाकारकों की सांद्रता को स्थिर रखी जाती है। अन्य क्रियाकारकों की सांद्रता को स्थिर रखने का मतलब उन क्रियाकारकों या अभिकारकों की सांद्रता को अधिक मात्रा में रखा जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग उन पर निर्भर नहीं करता। एक्सेस में रख लेते हैं। अब माना कि स्मॉल n मोल अभिकारक के लिए भिन्न भिन्न सांद्रता C1 व C2 पर अभिक्रिया वेग निम्न है। तो परिभाषा व वेग व्यंजक नियम से अभिक्रिया का वेग समीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। समीकरण 1 में जो लिखा गया है -dC1/dt बराबर के C1 की पावर n, यह समीकरण नंबर 1 होगी। इसमें C1 जो है वो अभी यहाँ पर प्रथम प्रयोग जब कर रहे हैं उस समय सांद्रता है और स्मॉल n है वो कोटि। इसी प्रकार से दूसरी बार में सांद्रता C2 लेकर के जब अभिक्रिया वेग समीकरण लिखा जाएगा तो -dC2/d2 बराबर के C2 की पावर n, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो LHS/LHS कर देंगे, RHS/RHS कर देंगे। तो ये आपका समीकरण 3 इस प्रकार से बन जाएगा -dC1/dt -dC/dt बटा में बराबर C1/C2 की पावर स्मॉल n आ जाएगी। अब इस समीकरण 3 का लॉग ले लेते हैं। लॉग में
log m बटा n को log m माइनस n कर देंगे। log m की पावर n को इस n log m कर देंगे और फिर वापस से फॉर्मूला लगा देंगे log m बटा n के लिए log m माइनस log n। तो ये इस प्रकार से समीकरण 3 का log लेकर के खोला गया है। इसमें स्मॉल n निकालेंगे तो आपका समीकरण 4 आ जाएगा। समीकरण 4 स्मॉल n बराबर log माइनस dc1 अपॉन dt माइनस log dc2 अपॉन dt बटा log c1 माइनस log c2, ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगा। इस समीकरण 4 से हम स्मॉल n ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 4 की सहायता से भिन्न भिन्न सांद्रता पर कोटि का मान निर्धारित किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए कोटि डिटरमाइन या स्मॉल n डिटरमाइन करने का फॉर्मूला आ गया। स्लोप ढाल का मान ही कोटि की संख्या होती है यदि प्रारंभिक वेग सांद्रता का मध्य ग्राफ खींचा जाए। दूसरी विधि है आपके कोटि ज्ञात करने की समाकलन विधि। इस समाकलन विधि में आपको जो समीकरण है वो अवकलित समीकरण नहीं लेकर के समाकलित समीकरण काम में लेने होंगे। जैसे अवकलन वाली विधि में आपने ये समीकरण 1 और 2 जो है वो अवकलित समीकरण काम में लिए थे अभिक्रिया वेग के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समाकलित समीकरण काम में ले लेंगे। शून्य प्रथम व द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण यदि हम लिखते हैं तो ये ऐसे आ जाएंगे। शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण के बराबर x अपॉन टी के यहाँ पर वेग स्थिरांक है। इसी प्रकार प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 अपॉन टी log स्मॉल a अपॉन a माइनस एक्स काम में ले लेंगे। यहाँ पर स्मॉल a जो है वो प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की और x जो है वो उत्पाद की सांद्रता। इसी प्रकार से द्वितीय कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण यदि हम लिखते हैं तो के बराबर इसको द्वितीय कोटि के लिए K2 काम में ले लें, प्रथम कोटि के लिए K1 काम में ले सकते हैं और शून्य कोटि के लिए K0 काम में ले सकते हैं। तो द्वितीय कोटि के लिए समाकलित जो समीकरण है वो आपका K2 बराबर 1 अपॉन टी डॉट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये जो समीकरण प्राप्त हुआ। इस समीकरण आ गया। द्वितीय कोटि के लिए विभिन्न अलग अलग असमान अभिकारक लेते हैं तो आपके लिए K2 का जो समीकरण है वो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी log बी ए माइनस एक्स बटा ए बी माइनस एक्स, ये समीकरण आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने समाकलित वेग समीकरण लिखे हैं शून्य प्रथम और द्वितीय कोटि के लिए। अब जैसे कोई भी जो अभिक्रिया होती है और उसके लिए जो प्रैक्टिकली मान आते हैं x के और इनके t के, उन मानों को इन समीकरणों में रखते हैं और यदि समीकरणों में रखने पर कांस्टेंट आता है तो वह उस समीकरण का पालन करेगा। जैसे k बराबर x बाई टी में यदि रखते जाते हो और k के मान कांस्टेंट आते हैं तो अभिक्रिया आपके शून्य कोटि की होगी। x a और t के मान यदि k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स में रखते जाते हैं और k का मान कांस्टेंट आता है तो आप कहेंगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार से यदि ये x a t इनके मान आप द्वितीय कोटि वाली के लिए
काम में लेंगे और K2 का मान कांस्टेंट आएंगे तो आप कहेंगे कि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, माना कि SO2Cl2 के विघटन के आंकड़े निम्न हैं। इसके लिए K का परिकलन करते हुए सिद्ध करना है कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो समय 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से T की वैल्यू दी हुई है। सांद्रता जो आपकी है 0-0.160, ये वैल्यू जो है वो प्रारंभ में A मानी जाएगी, इसको आप A कहेंगे। इसके बाद में 1 पर ये A-x की वैल्यू रहेगी 0.113। समय t बराबर 2 के लिए A-x की वैल्यू रहेगी 0.080। समय t इक्वल टू 3 के लिए A-x की वैल्यू रहेगी 0.056। इस प्रकार है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा जो K का सूत्र है वेग स्थिरांक का वो 2.303/T log A A-x है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो टेबल में T A व A-x के मान जो दिए गए इनको बारी बारी से रखते हैं और K1 के मान निकालते हैं। K1 के जब मान निकालते हैं, जैसे ये यहाँ लिखा गया T A A-x और log A A-x और ये K1, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकाली गई है K1 की वो आप देखिए 0.3478, 0.3478, 0.3478 इस प्रकार से ये वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू लगभग कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपके समय और सांद्रता वाली, और इनको K बराबर 2.303/T log A/A-x वाले समीकरण जो प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का समीकरण है इसमें रखते हैं तो मान कांस्टेंट आ रहा है, अर्थात ये इस K1 वाले समीकरण के हिसाब से वैल्यू है, तो आपकी अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। तो सारणी से स्पष्ट है कि K का मान सभी सांद्रताओं के लिए स्थिर है, अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। यह है। इसके बाद में हम अगली जो अभिक्रिया की कोटि निर्धारण है वो विधि पढ़ रहे हैं, अर्ध आयुकाल विधि या आंशिक परिवर्तन विधि। तो इसमें अर्ध आयुकाल के लिए या आंशिक समय जो T निकालते हैं, समय T के लिए फॉर्मूले हैं उनसे हम ज्ञात करेंगे। तो माना कि n कोटि की अभिक्रिया का कोई अंश T समय में पूर्ण हो रहा है तो समय का मान निम्न होगा T समानुपाती 1/n की पावर T समानुपाती 1/n-1। यहाँ पर जो है A प्रारंभिक सांद्रता है और n जो है वो आपके कोटि है। अब हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया के लिए अभिकार की अलग अलग सांद्रता लेकर के समय निर्धारित करते हैं। T1 निकालेंगे तो समीकरण ये बन जाएगा T1 समानुपाती 1/A1n-1 समीकरण 1। T2 समानुपाती 1/A2 की पावर n-1 समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमारे पास में जो समीकरण आए हैं, समीकरण 1 और 2, इनमें ये समीकरण जो है वो किसी अंश, कोई भी अंश जो पूरा होता है उस पूरे होने में लगने वाला समय, उसके लिए समीकरण है ये। तो हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण 1 और 2 जो है इसमें समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे और भाग देने से जो समीकरण हमारे पास में प्राप्त होगा वो
समीकरण 3 बनेगा T1/T2 बराबर A2/A1 की होल पावर n-1। ये समीकरण 3 आ जाएगा। और इस समीकरण 3 का यदि हम लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास में जो समीकरण बनेगा वो log T1/T2 बराबर n-1 बार आ जाएगा। और कोष्टक में log A2 माइनस log A1 आ जाएगा। इसमें log m-n का फॉर्मूला लगा देंगे हम। और हमारे पास में जो कुल मिलाकर के हमें स्मॉल n ज्ञात करना है, तो स्मॉल n का जो फॉर्मूला आएगा वो log T1 माइनस log T2 बटा log A2 माइनस log A1 ये पद आएगा प्लस में 1 आएगा, क्योंकि जो n-1 है उसको पहले n-1 के लिए हम पक्षांतरण करके सोल्व करेंगे और उसके बाद में n के लिए सोल्व करेंगे। तो माइनस का 1 है वो पक्षांतरण से उस साइड में चला जाएगा। तो हमारे पास में जो समीकरण बनी है ये समीकरण बन गई मुख्य समीकरण n बराबर log T1 माइनस log T2 बटा log A2 माइनस log A1 प्लस 1। ये कोटि के लिए समीकरण बन गई है। ये किसी अंश के लिए समीकरण है। तो इसमें हम A1 T1 A2 T2 के मान रखेंगे और इस प्रकार से हमारे पास में कोटि आ जाएगी। तो टी हाफ के हिसाब से भी यदि हम लिखते हैं तो टी हाफ समानुपाती 1/a⁻n-1 है। इसमें n कोटि 0 करेंगे तो टी हाफ a आ जाएगा प्रारंभिक सांद्रता। यहाँ पे n बराबर आप 1 करते हो तो 1 - 1 0 हो जाएगा। a की पावर 1 मिनट 0 करेंगे तो n-0 हो जाएगा n का वैल्यू। तो टी हाफ आपकी a आ जाएगी। यदि n बराबर 1 करेंगे तो सूत्र जो आपका ये है 1/a⁻n-1, उसमें n जगह 1 करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो a की पावर 0 आ जाएगा। और कांस्टेंट टाइप का ही हो जाएगा ये प्रथम कोटि के लिए। इसके बाद में n बराबर 2 करेंगे तो n बराबर 2 करेंगे तो a की पावर 2 - 1 हो जाएगा बटा में। तो 2 - 1 1 हो जाएगा। 1/a की पावर 1 हो जाएगी। इसको 1/a लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोटि n बराबर 3 करेंगे तो हमारे अर्धआयुकाल जो है वो n का मान 3 करेंगे। 3 - 1 2 हो जाएगा। 1/a की पावर 2 1/a की पावर 2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये आपके लिए असाइनमेंट ये हुआ कि डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस प्रकार से कोटि ज्ञात करते हो। और ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया। अब आज हमने जो पढ़ा है वो अर्धआयुकाल विधि, आंशिक परिवर्तन विधि, समाकलन विधि, अवकलन विधि। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अवकलन विधि से कैसे करते हो, या कोई न्यूमेरिकल प्रश्न आ सकता है कि इसका निर्धारण कैसे करोगे, कोटि का निर्धारण। थैंक्स।